बेसिकली वेव मोशन पार्ट वन। ओके, तो अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर हम क्या रिवीजन करेंगे, किस चीज़ का रिवीजन करेंगे बेसिकली। तो अगर हम देखें तो इस टॉपिक के अंदर हम वेव के बारे में रिवीजन करेंगे। अब देखो, ऐसा तो ऑब्वियसली बात है, हो नहीं सकता कि इतना बड़ा टॉपिक हम बहुत मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंप्लीटली रिलाई हो जाएं आप। लेकिन इतना है कि इसको पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें वैसे तो टॉपिक कौन कौन से होते हैं देखो, थोड़ा जो पहला टॉपिक होता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, एम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की वेव्स होती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लें वेव मोशन का। ठीक है, आपको पूरा थ्योरी का आइडिया हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है, मतलब वेव की असली फीलिंग आती है वहां से। वो है आपकी फंडामेंटल फैक्ट्स और एलिमेंट। जैसे एसएचएम के अंदर थे, एसएचएम के अंदर कौन से एलिमेंट्स और फैक्ट्स थे। एसएचएम के अंदर जैसे आपकी एक एसएचएम क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीजें थी। तो इसके अंदर क्या है, वेव के बारे में, मतलब वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, वेव स्पीड क्या होती है, या फिर पार्टिकल की स्पीड और वेव की स्पीड में क्या अंतर है, या इक्वेशन ऑफ वेव्स क्या होती है, वो सब चीजें। ठीक है, फिर अगले नंबर पे जो आती है वो वेव स्पीड और इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर दो तरीके की वेव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, एक होती है ट्रांसवर्स वेव की। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है, इनके बीच में ज्यादा अच्छे से अगर समझना है ना तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और उसमें हम अपना टाइम गवाएं तो वो बेहतर नहीं है। आप उसे पढ़कर भी समझ सकते हो पर उसकी जरूरत नहीं है। वेव मोशन के पहले दो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, जो और इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, जहां पर असली और ज्यादा फीलिंग आती है। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस एक तो वेव ऑप्टिक्स में भी होता है, लेकिन ये साउंड के लिए है। बीट्स है ना, जब दो वेव आपस में टकराएंगी, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स, लिसाजूस फिगर, डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये आपका प्योर वेव का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले का जो टॉपिक है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन आना बहुत जरूरी है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले आप इसको देख रहे हो तो डेफिनेटली गलत है। ठीक है, तो पहले उसको देखें तो बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हमें जो है सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है काफी हद तक। जो मतलब आपके इंटरफेरेंस से पहले पहले के सारे जो टॉपिक है ना वो हमारे क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमने एसएचएम अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए देखना जरूरी है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिवीजन सेशन पूरा देखने के बाद क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करें। ठीक है, तभी ज्यादा अच्छे से इसके क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जैसे हमने एसएचएम के अंदर देखा था वेव स्पीड वगैरह, यहाँ पर देखें जैसे वहां पर हमने देखा था 1 एसएचएम, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है, वगैरह वगैरह हमने देखा था, टाइम पीरियड देखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वेव स्पीड होती है। ओके, और उसके अलावा आपका क्या होता है, जैसे वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो एसएचएम की इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, कुछ इस तरीके की थी। तो यहाँ पर ए और ओमेगा की तो वैल्यू सेम है सारे पार्टिकल के लिए, लेकिन एक वेव के अंदर ना बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो देखो एसएचएम और वेव में अंतर क्या है। एसएचएम आप एक पार्टिकल का पढ़ते हैं, जबकि वेव के अंदर ना हम बहुत सारे पार्टिकल के एसएचएम को एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना वो एसएचएम के केस में अलग थी, यहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि भाई जो हमारी ये वाली इक्वेशन है बेसिकली ये एसएचएम की है। ये इसमें आपका वेव के केस में ए और ओमेगा तो सबके लिए सेम रहेगा, मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेव के अंदर सेम रहेगा और वेव की स्पीड ये सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो फेज डिफरेंस है ना फाई, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फाई होता है उसको हम के एक्स लिखते हैं। ठीक है, और ये जो के होती है ना ये नई चीज होती है, काफी इंटरेस्टिंग होती है, जिसको हम कहते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, मतलब 2 पाई अपॉन वेव लेंथ। ठीक है, अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा होता था हमारा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर हमें समझ में आना चाहिए। अब ओमेगा वो होगा जो टाइम के साथ आएगा और आपका जो के होगा वो एक्स के साथ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी पहचानना है तो इस चीज को ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस थी आपकी एसएचएम में वही यहाँ पर वैलिड है, बस फाई आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमें सिंपल से समझ में आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करें कि मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है, बेसिक भी है, लेकिन यहाँ से ऐसे हमने एक वेव बनाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, इस पर एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये हमारा पहला पार्टिकल है,
ये हमारा दूसरा पार्टिकल है, ये हमारा तीसरा पार्टिकल है, ये हमारा चौथा पार्टिकल है, ये हमारा पांचवा पार्टिकल है, ठीक है। फिर ये हमारा छठा है, ये हमारा सेवंथ, ये हमारा 8, ये हमारा 9। ये क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको अगर ये नहीं पता होगा तो काफी चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इसीलिए हम एक बार कर लेते हैं, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, फेज वगैरह के। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल बना दिए। अब ये जो 1 2 3 नंबरिंग करी है ना, वो पार्टिकल्स की नंबरिंग है, मतलब ये पार्टिकल आपके एसएचएम कर रहे होंगे और ये सारे पार्टिकल एसएचएम में एक साथ करते हैं तो वेव बन जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताओ कि जो पार्टिकल नंबर 1 है उसके साथ कौन कौन फेज में है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो पार्टिकल नंबर 1 के साथ कौन कौन सा फेज में है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें दो पार्टिकल को डिसाइड करना है कि वो कब फेज में है, तो उसके लिए ध्यान रखें कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, साथ में उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर ये नीचे जाएगा तो इसके साथ वाला जो फेज में होगा वो भी नीचे जा रहा होगा। फेज का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ नीचे आए, दोनों एक साथ ऊपर गए, दोनों एक साथ बीच वाली लाइन पर आए, समझ रहे हो ना, मतलब नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और जो आपका लाइन है वहां पर। तो फेज का मतलब यह है कि जब दोनों एक पार्टिकल आपके एक ही साथ मोशन कर रहे हो नीचे ऊपर, ठीक है, तो पहले के लिए कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, 3, 4, 5 इन पांचों के लिए बताना है कि भाई हमारा कौन से पार्टिकल इनके साथ फेज में रहेंगे, ठीक है। तो पहले के साथ कौन से रहेंगे, पहले के साथ आपके मन में आ रहा होगा 5, लेकिन ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया फेज से सेम होने का मतलब है कि आपका डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देखो पांचवा पार्टिकल आपका किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तभी तो ये छठे में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन पहला वाला ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में तो एंगल बहुत ज्यादा अलग हो गया, ठीक है, बिल्कुल और फेज है ही क्या, एक टाइम डिपेंडेंट एंगल ही तो है, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे इनके लिए हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर कायदे से देखें तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि पहला जो पार्टिकल है ना उसके साथ फेज में कौन कौन है, 9वें नंबर का पार्टिकल और 17 नंबर का पार्टिकल, क्योंकि यही ऊपर जा रहे हैं और पहला भी आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर, तभी तो ये दूसरे में तब्दील हुआ है। दूसरे को देखें तो ये आपका कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके साथ ऐसा कौन सा है, 10वें नंबर का है और इधर कोई है नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो अगला पार्टिकल होगा जो 18वें नंबर का वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दूसरे के साथ फेज में कौन है, 10वां, और अगर अगला 18, मतलब जो भी पार्टिकल अगर यहाँ पे नहीं दिया गया तो केवल 10 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम तीसरे के लिए देखें, तीसरे के लिए कौन सा है, तीसरा वाला आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, अब ये नीचे जाएगा, है ना, नीचे आएगा तभी तो ये चौथा बनेगा। तो अब ये हम अगर देखें यहाँ पर तो 11वां पार्टिकल ऐसा है जो इसको सेम फेज में रखेगा, तभी तो ये 12वें पर आएगा, तो 3 के साथ 11वां हो गया। अगला कोई है नहीं तो 19 लिख सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से, ठीक है। अब चौथे के साथ कौन सा है, चौथे के साथ 12वां है, ठीक है। पांचवे के साथ कौन सा है, 13वां है, ठीक है, 17वां नहीं है, ध्यान रखना, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपस में एक वेव को पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कब फेज में है, ठीक है। और ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो लेक्चर नंबर 3 देख लेना है वेव मोशन का। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर अगले टॉपिक पर आते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे हमने एसएचएम के अंदर बेसिक्स पे ध्यान दिया था, किसी भी टॉपिक के अगर हमें बेसिक्स नहीं आते तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम उसके टफ क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक्स ही टफ क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब जब आप बेसिक बेसिक को थोड़ा सा ट्रिकी बना दो तो वो टफ बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक हमारे क्लियर एकदम जरूरी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वेवलेंथ क्या होती है, ये आपकी जो फेज, जो सेम फेज वाले पार्टिकल है ना उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, या फिर एक वेव की जो लेंथ है उसको वेवलेंथ कहते हैं, वेव की लेंथ, है ना। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने करा, पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपकी 3.5 वेव है, मतलब 3.5 वेव है और उसकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ और वेव नंबर क्या होगा, ठीक है, इस वेव का वेवलेंथ एंड वेव नंबर क्या होगा। ध्यान रखना वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, जैसे आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का होता है वैसे ही वेव नंबर और वेवलेंथ का रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 3.5 वेव की लेंथ 70 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एक वेव की कितनी होगी, 70 डिवाइडेड बाई 3.5, ठीक है। तो बस हम आसानी से निकाल सकते थे, तो हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अगर वेवलेंथ आ गई तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, 1/20, यानी कि 5 वेव पर मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अगली चीजें देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब वही है, डेफिनेशन क्या है वेव नंबर की, कि कितनी वेव यूनिट डिस्टेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। अगला है वेव स्पीड,
तो वेव स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना एसएचएम वाली स्पीड नहीं है, वेव स्पीड है, ठीक है। एसएचएम में जो स्पीड की इक्वेशन थी वो अलग थी, वहां पर केवल एक पार्टिकल के लिए देख रहे थे, ये बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं उसके लिए देख रहे हैं। तो ये वेव स्पीड मतलब वो वाली स्पीड जिससे वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अगर एक वेव बनाए छोटी सी, तो यहां से जैसे हम एक और वेव बना लें, ऐसे मतलब पूरी 2 वेव हमने बना ली। तो अगर हम यहाँ इस पार्टिकल को देखें तो आपका जो टाइम पीरियड है, मतलब आपका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली, वो आपका एक पूरी वेव के लिए, एक वेव जो बन रही है उसके लिए है, ठीक है। वेवलेंथ आपकी ये हो गई, ओके। और उसके अलावा आप अगर यहाँ पर बात करें वेव स्पीड, तो वेव स्पीड हमारी क्या होगी, वेव स्पीड जो होगी हमारी वो होगी हमारी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्डा अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वेव स्पीड हमारी एन लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो वेव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एन लैम्डा, ठीक है। अगर वेव स्पीड एन लैम्डा हो गई तो इसका मतलब हमारा यहाँ से आपका आधा काम हो गया, ये वेव स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड नहीं है। अब हम आगे बढ़, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ध्यान रखना पार्टिकल की जो स्पीड होती थी ना वो ये होती थी ए ओमेगा कॉस, और अंदर वाला जो भी फेज है वो, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव हम लिखते थे। तो ये हमारी पार्टिकल की स्पीड है, वेव की स्पीड नहीं है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वेव की स्पीड क्या है, वेव की स्पीड है एन लैम्डा, ठीक है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें वेव स्पीड वगैरह बताई जाती है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट बेसिकली इसको एंगुलर वेव नंबर भी कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई वेव नंबर के बराबर, ठीक है, क्योंकि जैसे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है 2 पाई एन, ऐसे ये 2 पाई वेव नंबर के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यूनिट हो जाएगी रेडियन पर मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो फेज डिफरेंस है वो के एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये हम जान ही चुके हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपका वेव स्पीड के और ओमेगा के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है v मल्टीप्लाई बाई के इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का ट्रिक जो है वो है विराट कोहली का वेलकम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, v फॉर विराट, k फॉर कोहली एंड w फॉर वेलकम, ओके। तो इस तरीके से इसको याद रखें, विराट कोहली वेलकम, क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ओमेगा पहले मल्टीप्लाई में आएगा, ओमेगा आपका पहले आएगा कि के पहले आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक याद रखें, विराट कोहली इक्वल टू वेलकम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो वेव स्पीड आएगी वो ओमेगा डिवाइडेड बाई के आ गई है ना, ओमेगा मतलब वेव स्पीड और के फॉर एंगुलर नंबर, ठीक है, मतलब बेसिकली वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक रिलेशन भी बताया था एसएचएम के अंदर, जो आई होप याद हो, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई है ना, इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ये रिलेशन बड़ा काम का है, ये इन तीनों चीज़ों को ना लिंक कर देता है। अगर एक चीज़ हमें पता है तो मतलब हमें वेवलेंथ भी पता चल गई और टाइम पीरियड भी पता चल चुका है, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका कई टॉपिक में काम आता है। कौन कौन से टॉपिक में, सबसे पहला जो टॉपिक है ये रिलेशन कब काम आएगा, एसएचएम के अंदर, दूसरा वेव मोशन के अंदर जो हम अभी देख रहे हैं, तीसरा ये काम आएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स के अंदर जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन है फेज डिफरेंस, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच में, ओके। और ये जो वेव स्पीड होती है वो ओमेगा डिवाइडेड बाई के हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से हमें ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद इक्वेशंस होती हैं वेव की कुछ, ठीक है। तो जैसे एसएचएम की इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, और वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ऐसे ही वेव की भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसमें बस के एक्स आ जाता है फाई की जगह। उसका कारण क्या होता है, उसका सीधा सा कारण ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। अब जो सारे पार्टिकल हैं उन सबकी एम्पलीट्यूड और ओमेगा तो सेम रहेगा, क्योंकि वो देखो, अगर हम यहाँ पर वेव को देखें जो हमने बनाई थी, इसको देखें तो यहाँ पर देखो सारे पार्टिकल इतनी ही ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, लेकिन सबकी जो फेज है वो अलग अलग हो सकती है। देखो कोई कहीं फेज में है, कोई किसी फेज में है। तो डेफिनेटली हमारा ये जो जैसे एसएचएम के अंदर फाई होता था जब का फेज अलग अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं तो सबका फेज अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर के एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस हमें इतना ध्यान रखना है। अब लेकिन
क्वेश्चन बड़े यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन करने के लिए इसको पढ़ना आना चाहिए, और ये अगर हमें पढ़ना आ गया तो ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के एक टॉपिक में भी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि ईएम वेव की इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही होगी। तो इसीलिए ये जो अगर हमें पढ़ना आ गया तो मतलब हम ईएम वेव का बहुत सारा पोर्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना सीखते हैं। हमने मान लो इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस के एक्स। तो इसमें पढ़ने के लिए हमें कई कई चीज़ें हैं, जैसे y, ये y क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें ये जो y है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन। मतलब ऐसे मान लो अगर हम यहाँ पर x बनाएं, यहाँ पर y बनाएं, यहाँ पर z बनाएं, ठीक है, तो हमारे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे ना इस वेव के, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे y डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस माइनस y में। अच्छा, अब उसके बाद ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर x है ना ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब जो वेव चल रही है आगे वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x है तो ये डायरेक्शन चल रही होगी आपकी x में, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो ये माइनस x में चल रही होगी, और यहाँ पर माइनस आ गया तो प्लस x में चल रही होगी। तो ध्यान रखना अगर वेव में पॉजिटिव है यहाँ पर तो मतलब आपका माइनस के एक्स, और यहाँ पर नेगेटिव है तो मतलब प्लस के एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है तो वेव जो चल रही होगी वो माइनस एक्स में चल रही होगी, यानी कि वेव कहीं ना कुछ ऐसे ही चल रही होगी, ऐसे करके। सॉरी, थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, ऐसे मतलब ये मान लो इस तरीके से, है ना, इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऐसे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एम्पलीट्यूड इक्वल बनाना, क्योंकि एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम रहते हैं हर पार्टिकल के। तो इस तरीके से हमारी माइनस एक्स में डायरेक्शन होगी ऐसे, क्योंकि अगर हमने इसको इधर प्लस एक्स लिया है तो इधर माइनस एक्स हो गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हमें पढ़ना आ गया तो इसका मतलब हमें क्या क्या आ गया, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 40 to 50% चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो क्वेश्चन है ना वो वेव के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है, बट लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y रिप्रेजेंट कर रही है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल को, ठीक है, कि आखिर जो SHM कर रहे हैं पार्टिकल उनका डायरेक्शन क्या है, कौन सी एक्सिस में है। ए रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड को, ठीक है, और ये जो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किस चीज को, कि वेव चल किधर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई माइनस 30 डिग्री। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपसे पूछा गया कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में SHM कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव की क्या है, ठीक है। और तो आपको ये सब पूछा गया है, तो आपको बताना है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में SHM कर रहे हैं, SHM की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, DOP मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब वेव किस डायरेक्शन में आगे जा रही है या पीछे जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SHM की डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो भी है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर x है तो इसका मतलब आपका ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, जो k के साथ आता है ना, मतलब y, ये y है, लेकिन कौन सी y, नेगेटिव वाली y, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए, ओके। अगर हमें ये पढ़ना आ गया तो मतलब हमें दो चैप्टर में हेल्प हो गई, एक तो वेव मोशन और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बताना है कि भैया वेव लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है, ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो मेंशन करी गई है वेव, ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। अच्छा, पहले तो अंतर पता होना चाहिए। अगर लेक्चर देखें किसी ने तो अंतर पता होगा। लॉन्गिट्यूडनल में टू एंड फ्रो मोशन होता है, ट्रांसवर्स में आपका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हर चीज़ परपेंडिकुलर रहती है। तो लॉन्गिट्यूडनल आपका टू एंड फ्रो ऐसे होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर वाइब्रेशन जो पार्टिकल SHM कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टिकल फिर ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है, तभी तो वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर है तो मतलब कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आगे से अपने दिमाग में ये बैठा कर रखना है। लॉन्गिट्यूडनल कब कब आएगा, लॉन्गिट्यूडनल तब आएगा
जब जब आपका वाइब्रेशन एसएचएम करने वाले पार्टिकल्स का एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक ही डायरेक्शन में दोनों हो, ठीक है। और ट्रांसवर्स कब आएगा, जब आपके दोनों अलग अलग में हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। -3 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने ये लिखा मान लो, तो अब बताओ कि इसमें आपका किधर एसएचएम होगा, किधर पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, किधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, किधर क्या है, कितना एम्पलीट्यूड है, ये सब हमें बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितना एम्पलीट्यूड है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि भाई आपकी जो पार्टिकल की जो एसएचएम करने वाले पार्टिकल की उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब वेव कौन सी एक्सिस पे चल रही है। अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड हमारा -3 हो जाएगा, दिख ही रहा है। हमारा एसएचएम किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, वाई में, ठीक है। मतलब एसएचएम पार्टिकल किस डायरेक्शन में कर रहे होंगे, वाई में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कितनी होगी, माइनस है तो प्लस, एक्स है तो मतलब एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला। अच्छा, अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि इधर तो माइनस है, ठीक है। तो ध्यान रखना बाहर के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर ब्रैकेट के साइन से फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या बताना है, वेव की स्पीड बतानी है, ठीक है। जिसमें आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है 4, ठीक है, 4 मीटर, और आपको यहाँ पर वेव की स्पीड बतानी है कि भाई वेव की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली के की, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका 4 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन ऐसे है कि आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, तो मैं अलग अलग क्वांटिटीज़ लिखने की जगह पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, तो उससे बेहतर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 sin, ठीक है, π/2 8t माइनस x/8, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अब हमें यहाँ से देखो एम्पलीट्यूड मैंने लिख दिया है, तो ये आप खुद डिसाइड करें। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि आपकी वेव स्पीड कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी। ध्यान रखना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं पूछी है, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था v = n लैम्डा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक हमने वेव स्पीड, तो वेव स्पीड के हमने 2 फॉर्मूले, एक देखा था v = n लैम्डा, दूसरा देखा था विराट कोहली का वेलकम। और हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो y है वो तो हमें यहाँ से दिख रही है, ठीक है। तो हमें अगर वेव स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास गिने चुने 2 फॉर्मूले हैं, क्योंकि वेव स्पीड इन्हीं से निकाली जा सकती है। तो अब कैसे निकालें, तो इसमें हमारे लिए आसान कौन सा है, ऑब्वियसली बात है ये वाला ज़्यादा आसान है, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें तो ओमेगा सीधा दिख रहा है, क्योंकि जो टाइम के साथ होता है वो ओमेगा होता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अंदर। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4πt माइनस πx/16, ठीक है, हमें ये मल्टीप्लाई होकर मिल गया। तो अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है कि भाई कौन सी चीज़ आपकी क्या होगी, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करें, देखो सिंपल है, हमें टाइम के साथ जो चीज़ होती है वो ओमेगा होती है, तो हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे जो कितनी है, 4π है, ठीक है। अब जो x के साथ होती है वो k होती है, जो π/16 है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है, π/16। तो अगर हमें ये वाला फॉर्मूला याद था तो हमारा क्वेश्चन बेहद आसान हो चुका है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर में है तो 64 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में है तो 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी माइनस है तो मतलब प्लस, और x है तो x, यानी कि पॉजिटिव x इसकी डायरेक्शन रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हमने दी है, 4 sin πt/5 माइनस x/9 प्लस π/6। तो आपको बताना है यहाँ पर अगर x और y सेंटीमीटर में है, अब की बात ध्यान रखना है, x और y हमारी जगह सेंटीमीटर में है, तो कौन सा, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है कि आपकी जो वेवलेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब एक तरीके से वेवलेंथ कैलकुलेट करके ही बता सकते हो इसको, है ना। और जो एम्पलीट्यूड है वो 0.04 सेंटीमीटर है। तीसरा स्टेटमेंट है वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और चौथा स्टेटमेंट है कि फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज है ना। तो मतलब एक तरीके से एग्जामिनर ने क्या किया है ना, बच्चे आप लोगों की ना सारी एकदम इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी है, उसने पूरा एनालिसिस किया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस उसने कर लिया है कि आपको सारी चीज़ निकालनी आती है कि नहीं आती है, ठीक है।
अब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप इन्हें निकाल सकते हो। तो लेट्स ट्राई, गिव अ शॉट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करें? देखो, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन थी उसको लिखते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारी पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई टी अपॉन 5, ठीक है, और माइनस पाई एक्स अपॉन 9 प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर अच्छा हाँ, ये भी बात ध्यान रखना कि ये जो है ना पाई अपॉन 6, इससे हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। पाई अपॉन 6 सर हमारा सिर्फ पाई है, फेज है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा मतलब ऐसे बच्चों के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। देखिए, ध्यान रखना, बेसिक्स हर टॉपिक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तभी कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई हमारी वेवलेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। वेवलेंथ देखनी पड़ेगी, वेव स्पीड देखनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें कैलकुलेट करवाना आपसे पूछा है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर हमारी जो ये टी के साथ होती है वो ओमेगा होती है, तो हमें ओमेगा पता चली पाई अपॉन 5। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता जो एम्पलीट्यूड वाला है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई एम्पलीट्यूड इन्होंने 0.04 दिया है, जबकि हमारा एम्पलीट्यूड हमें साफ दिख रहा है कितना है, 4 है। तो इसीलिए हम यहाँ से देख सकते हैं आपका पहला ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड वाला, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो आपका हट ही गया। लेकिन इससे कैसे काम चलेगा? हमें वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ 3 चीज़ देखनी पड़ेंगी। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो ओमेगा है वो पाई अपॉन 5 हो गई, क्योंकि जो टाइम के साथ आती है वो ओमेगा होती है और जो एक्स के साथ आती है वो के होती है। के मतलब वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे। अच्छा, के का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन वेव लेंथ, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 9। पाई से पाई गया और चाहिए तो मिल गया आंसर हमारा, वेवलेंथ 18 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, क्या ये सही नहीं है? देखो, पाई से पाई गया तो एन की वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही है, 1/10, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। वेव स्पीड कैसे निकालोगे अगर चेक करनी है तो? वेव स्पीड क्या क्या तरीका बताया था? विराट कोहली का वेलकम। तो हमें क्या निकालना है? वी निकालनी है। तो v निकालनी है तो ओमेगा अपॉन के कर देंगे। तो ओमेगा का मतलब आपका कितना? पाई अपॉन 9। के का मतलब ओमेगा का मतलब पाई अपॉन 5 और के का मतलब पाई अपॉन 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, 45 आ रहा है जबकि इधर 50 है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन तो हमें मिल गया, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए सॉल्व किया है कि आपको अलग से क्वेश्चन अगर मिल जाए तो कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो है हमारा स्पीड और इंटेंसिटी, ठीक है। तो वेव्स की स्पीड वगैरह देखते हैं, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने अभी तक 2 तरीके की मेन वेव पढ़ी। एक तो पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ज़्यादा समझ में तब अच्छे से आ जाएगा, या मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप वेव मोशन के पहले 2 लेक्चर देख लें तो, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो भी काम तो चल ही जाएगा, बट लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अलग अलग वेव स्पीड आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए, देखो न्यूटन बाबा ने तो हर जगह अपनी टांग अड़ा दी। न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट था जो एक जगह सक्सेसफुल हो गया, उसको चस्का चढ़ गया, वो हर जगह अपनी टांग अड़ाने लग गया। विस्कोसिटी में भी देखा हमने उसको ऑप्टिक्स में भी देखेंगे, उसको हमने एनएलएम से देखते ही आ रहे हैं, ये इसमें भी आ गया, वेव मोशन में भी आ गया। तो न्यूटन ने क्या किया? स्पीड ऑफ साउंड कोई भी मीडियम में निकाला, मतलब वही उसका अंदाज सोचने वाला कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? v = E अपॉन रो बता दिया, ठीक है, अपने जो भी है अंदाज उन्होंने जो भी है। तो लेकिन ये गलत साबित हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो वेव स्पीड होती है वो आपकी E अपॉन रो होती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ, मतलब ये सब मीडियम के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लाप्लास, ठीक है। मैंने ये एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया है? क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ करेक्शन। तो न्यूटन के फॉर्मूला में उन्होंने करेक्शन किया, लाप्लास साहब ने करेक्शन किया। तो इन्होंने बताया कि ये जो न्यूटन बता गए ना, ये सिर्फ आपका किसके लिए सही है? सॉलिड के लिए सही है, ठीक है, और लिक्विड के लिए सही है, लेकिन गैस के लिए सही नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए सही है। क्यों? सॉलिड में आपका जो इलास्टिसिटी होती है, देखो यहाँ पर ये ई थी ना, ये इलास्टिसिटी है, ये डेंसिटी है।
तो यहाँ पर सॉलिड में जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है यंग मॉड्यूलस के बराबर, ठीक है। तो सॉलिड के लिए जो स्पीड निकाली गई वो निकाली गई y अपॉन रो, और लिक्विड के लिए क्या निकाली गई, लिक्विड के लिए निकाली गई v लिक्विड b अपॉन रो लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड। अब तीसरा आया गैस की बारी, ठीक है। तो न्यूटन ने ना सॉलिड और गैस के लिए तो सही बता दिया, लेकिन सॉरी सॉलिड और लिक्विड के लिए सही बता दिया, लेकिन गैस के लिए वो गलत बता गया। गैसेस के लिए क्या आया, गैसेस के लिए जो निकल के आया वो, क्योंकि जो गैसेस के लिए ना एक हमने टर्म पढ़ी थी केटीजी के अंदर, गामा, ठीक है। गामा क्या था, सीपी और सीवी का रेशियो था। मतलब सीपी मतलब आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसके कई सारी चीज़ें देखी थी। तो इसीलिए एनसीईआरटी में भी हर टॉपिक को इसी हिसाब से अरेंज किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी जिन्होंने बनाई है वो एक्सपर्ट हैं और उन्हें पता है कि पहले ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, बाद में वो वाला। तो इसीलिए केटीजी पहले आता है और ये बाद में आता है, क्योंकि इसमें गामा का यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो वी गैस निकाली गई लाप्लास के हिसाब से, वो निकाली गई बेसिकली इस तरीके से कि यहाँ पर जो बताया गया वो ये बताया गया कि आप जो कर रहे थे ना वो, उसमें आप एक और काम कर दो, गामा पी लिख दो, आगे गामा और लिख दो, ठीक है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला बताया वी गैस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारी बेसिकली हम जानते हैं साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी आती है, 332 मीटर पर सेकेंड आती है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, मतलब गामा एयर का रख दें, एयर का गामा कितना होता है 7/5, और प्रेशर का गामा रख दें, प्रेशर एयर का प्रेशर होता है 1 ATM, और उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10⁵ गैस की डेंसिटी रख दें, वो कितनी होती है 1.29, ठीक है। तो हम जब इन चीज़ों को रखेंगे तो आंसर इतना मिल जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है गैसियस मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली न्यूटन ने जो है थोड़ा सा गलत बताया, लाप्लास ने उसको करेक्ट कर दिया। तो आगे से हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल जो भी गैसेस हैं उसमें जो स्पीड होती है साउंड की वो क्या होती है, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। यहीं तक नहीं रुकना है, आपको याद होगा मैंने केटीसी के अंदर एक इक्वेशन बताई थी आइडियल गैस की, क्या बताई थी, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है। फिर हमने इसको ड्राइव किया, ड्राइव तो नहीं किया था भाई, ऑब्वियस ही बात है, इतनी कम टाइम में ड्राइव कैसे करेंगे, पी वी इक्वल टू एन के टी बताई। फिर हमने एक और चीज़ बताई थी, पी अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। लेक्चर्स के अंदर तो हमने ड्राइव भी किया है, लेकिन वहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चंस भी करे थे, और एक और फॉर्मूला बताया था इसको और आगे एक्सटेंड करके। इसमें अंतर क्या था, ये था हमारा मोल, ये था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये था मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट, ये था किसी एक गैस मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो इस तरीके से पी अपॉन रो हमने क्या बताया था वहाँ पर, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला ना सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो वी गैस होती है वो गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू और उसका रूट होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके रिलेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन आता है टेम्परेचर का, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो पहला रिलेशन होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो मान लो कोई गैस है, उसका पहले टेम्परेचर कुछ था, बाद में आपने कुछ कर दिया, तो अगर गैस एक है तो मॉलिक्यूलर वेट एक रहा होगा, तो यानी कि जो वी गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रूट ऑफ टी के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाने, हमें ग्राफ आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे आएगा, वी गैस और टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ध्यान रखें, और वी गैस किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी है। अच्छा, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, क्या था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 2, और एक और था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 3। ये सारे रिलेशन अगर हमें पता है कि कौन सा ग्राफ किस केस में बनता है, तो हमारे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, केमिस्ट्री में भी हो जाएंगे। तो अगर दो चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि आप रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाला रिलेशन है। मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, ठीक है। इसमें कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसमें पैराबोला, इसमें हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें हाइपरबोला, इसमें स्लीपर हाइपरबोला। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा, अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर आपने टकला वाला कॉन्सेप्ट देखा है यूट्यूब के ऊपर तो बेसिकली आपको पता है, लेकिन अगर आपने टकला वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो ध्यान रखना है, जो पैराबोला होता है उसमें झुकाव किस तरफ होता है, जिस तरफ पावर कम होती है, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर की पावर कम है तो टेम्परेचर की तरफ ये झुक जाएगा, ओके।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपका, रेशियो स्पीड ऑफ साउंड का फाइंड करना है 10 डिग्री सेल्सियस पर टू 40 डिग्री सेल्सियस पर इन O2 गैस मीडियम। क्वेश्चन समझ में आया? हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है ऑक्सीजन गैस के मीडियम में, एक बार 10 डिग्री पर और एक बार 40 पर, और इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास ही है। कौन से फॉर्मूले हैं, देखो ये। अच्छा, मैंने केटीजी के अंदर बताया था, क्या बताया था कि भाई केटीजी के अंदर बताया था कि हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लेना है अनटिल अनलेस आपसे कहा ना जाए। तो यहाँ पे पहले केल्विन में बदलना, 1/4 मत निकाल देना, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो √2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये तो पता चल गया फॉर्मूला क्या लगेगा। पहला टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो इसको अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 283, है ना, क्योंकि 273 में 10 ऐड करेंगे तो 283 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 313। तो ये तो सोचना ही नहीं था, डायरेक्टली आ ही जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस मीडियम में आपको टेम्परेचर फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में। कौन सा गैस का मीडियम है, हाइड्रोजन गैस मीडियम। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, जो वेलोसिटी 27 डिग्री सेल्सियस पे थी उसके, क्वेश्चन ये है कि मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी v थी, अगर ये किसी t टेम्परेचर पे डबल हो जाती है, ठीक है, vt, तो आपको बताना है कि ये जो टेम्परेचर t है ना, ये है कितना। ठीक है, 27 डिग्री पर कितनी थी, v, किसी t टेम्परेचर पर 2v हो गई, तो हमें ये टेम्परेचर फाइंड करना है। कौन सा गैस का मीडियम है, हाइड्रोजन गैस का मीडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेशियो लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक ही गैस का मीडियम है। अगर ये दो होते तो बात अलग होती। तो हम देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें सीधा सा पता है, फॉर्मूला होता है v = स्पीड ऑफ साउंड होती है किसी भी गैसियस मीडियम में, गामा RT मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, सॉरी रूट ऑफ टेम्परेचर के, क्योंकि गामा भी सेम है, क्योंकि मीडियम हाइड्रोजन है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, क्योंकि दोनों ही केस में हाइड्रोजन होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा। तो V1/V2 किसके बराबर हो जाएगा, √T1/T2। तो अगर हम देखें तो आपकी जो पहला मीडियम था उसमें स्पीड कितनी थी, v थी, बाद में कितनी हो गई, 2v हो गई। T1 कितना था, पहला टेम्परेचर था हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लाओगे तो 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, केल्विन में लाना जरूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है। v से v कट गया तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा, इसको स्क्वायर में ले आएंगे तो 4 × 300 मतलब 1200 केल्विन। तो यहाँ तक तो हम सब निकाल लेंगे, लेकिन एग्जामिनर मिस्टेक कहाँ करवाएगा, देखो यहाँ करवाएगा। उसने पूछा है डिग्री सेल्सियस में, हमारा आंसर किस में आया है, केल्विन में, और यकीन मानिए ये ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन होगा, है ना। तो अगर ये ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन होगा तो हम आंख बंद करके इसको टिक कराएंगे, लेकिन हमने सही निकाला, उसके बावजूद अगर हम गलत करके आए तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, केल्विन में नहीं पूछा है, तो आंसर आएगा 1200 - 273। हमारा पहला ही ऑप्शन ये होगा 1200, और आप आंख बंद करके इसको टिक करके आएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलतियां बहुत करवाता है वो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो चीज़ थी कि भाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है, या फिर हमने फॉर्मूला भी देखा। लेकिन एक आपको डायरेक्ट एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ध्यान रख पाए तो बेहतर है। मान लो कि अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड किसी t डिग्री सेल्सियस पर निकालनी है, और मान लो v0 स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उस केस में आपको vt फाइंड करनी है। तो vt क्या होगा, v0 1 + T/546। तो यहां पर ये जो T है ना, वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ये Vt बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है T डिग्री सेल्सियस पर, और ये आपका V0 स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये पूरा फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस के लिए ड्राइव किया गया है, तो ध्यान रखें, ठीक है। चलो
याद रख सकते हैं तो बेहतर है, बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का कि आपका एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज है, ठीक है। वो एक्स और वाई 2 पॉइंट के बीच में ट्रेवल करती है और 600 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 सेकेंड में, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। तो हाउ मेनी वेवलेंथ आर देयर इन डिस्टेंस एक्स और वाई, हमें ये बताना है। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो हमें बताना है कि कितनी वेवलेंथ है एक्स और वाई डिस्टेंस के बीच में, ये बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, 600 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल करती है, ठीक है। यानी कि आप ये फ्रीक्वेंसी का देखिए, बेसिकली फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है, 1/t, मतलब 1 सेकंड में जो वेव ट्रैवल कर रही है वो 500 वेव ट्रैवल कर रही होगी। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल कर रही है, तो 500 वेव ट्रैवल कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 सेकंड में 500 कर रही है तो 2 सेकंड में कितनी कर रही होंगी, 1000 वेव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा है तो 1000 की कितनी होगी, 1000 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो 1000 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो हमें बस क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कितनी वेवलेंथ ट्रेवल कर रही होंगी एक्स और वाई में। तो वैसे तो हमने आंसर निकाल ही लिया 1000, बट क्वेश्चन क्या है, आपको हो सकता है कि इस तरीके से ना सोच पाए आप, तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल कर देखें। तो अगर आंसर 0.6 आया हो वेवलेंथ का तो बिल्कुल सही आया होगा। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक्स और वाई के बीच में कितनी वेव टोटल ट्रेवल कर रही होंगी। अच्छा, अगर वेवलेंथ 0.6 आई है, 0.6 मीटर, तो इसका मतलब है कि एक वेव की लंबाई 0.6 मीटर हो गई। तो पहले हमें मतलब बताना क्या है, एक्स और वाई के बीच में कितनी वेव ट्रेवल कर रही होंगी। तो एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 600 मीटर का, ठीक है। 600 मीटर का डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में। यानी कि अगर एक वेव की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 0.6 मीटर है, तो 600 मीटर में कितनी वेव ट्रेवल कर रही होंगी ये पूछा है। 0.6 मीटर तो वेवलेंथ आ गई होगी, ऑब्वियस ही बात है। कैसे देख लेते हैं कि 0.6 मीटर आंसर कैसे आएगा वेवलेंथ का। अगर हम देखें तो वेवलेंथ जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, सॉरी स्पीड ऑफ वेव होती है, वो n लैम्डा होती है, या फिर क्या होती है, विराट कोहली का वेलकम। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं क्योंकि इक्वेशन नहीं दिए, ये वाला लगाएंगे। तो हमें क्या स्पीड दी गई है, ठीक है, स्पीड हमारी दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अगर स्पीड हमारी कितनी दी गई है, स्पीड हमारी देखो, स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये 600 मीटर इन 2 सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी, 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो 300 ऊपर रखा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 500 हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 0.6 मीटर आ जाएगा। ये एक वेव की लंबाई हो गई 0.6 मीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी वेव ट्रेवल कर रही होंगी 600 मीटर में, ठीक है। अगर एक वेव की लंबाई 0.6 मीटर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लो कि 0.6 मीटर कवर कर रही है एक वेवलेंथ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर कवर करने के लिए कितना, लैम्डा अपॉन 0.6, तो 600 मीटर कवर करने के लिए कितनी वेव, लैम्डा डिवाइडेड बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 600। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना आंसर आएगा, 1000 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, ओके। तो कितनी वेवलेंथ ट्रेवल कर रही होंगी, 1000 वेवलेंथ ट्रेवल कर रही होंगी उस जो है एक्स और वाई के डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एवरेज से ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एवरेज नहीं था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वैसे तो हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को ना हमें दूसरे वाले फॉर्मूले से करके बताइए। क्वेश्चन है वही वाला जो पहले करा था, ये वाला। तो आपको डायरेक्टली जो डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला बताया गया था अभी, उसके यूज से बताना है। इसका आंसर पहले हम निकाल ही चुके हैं √T वाले तरीके से, लेकिन आपको अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो डायरेक्टली कौन सा वाला था, डायरेक्टली ये वाला था, देखो दिखा देते हैं, ये वाला, इसको यूज करके इसको निकालने की कोशिश करनी है। इसका मतलब है यहाँ पर T की वैल्यू डायरेक्टली सेल्सियस में रख दो, ठीक है। तो V0 1 प्लस T की वैल्यू कितनी रखोगे, T की वैल्यू जो है वो 10 दी गई है पहले केस में, अपॉन 546, नीचे कितनी दी गई है 40। तो आंसर तो हमारा हमें पता ही कितना आने वाला है, वैसे तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर ही चुके थे, ठीक है। ये रहा, है ना, ये रहा 283/313 आंसर आना ही है, ये तो हमें पता है। लेकिन हम दूसरे फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को करके, ठीक है।
तो हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रख दें तो क्या होगा, वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस गैसेस में। 10 कहाँ से आया, यहाँ से, डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस रखना है। तो आंसर तो हमें पता है क्या आना है, वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, तो आंसर तो वी नो, बट लेकिन इसका यूज हमें कैसे करना है वो हमने देखा है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें समझनी होगी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी तक हमने जो वी गैस का जो इफेक्ट देखा है वो टेम्परेचर का देखा था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इफेक्ट होता है वो प्रेशर का होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम देखने वाले हैं कि साउंड की जो स्पीड है गैसियस मीडियम में वो और कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, या फिर इसकी जगह पर क्या लेकर आए थे, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं और एग्जामिनर गलती कराता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो होता ही नहीं है, मतलब v आपका p की पावर 0 पे डिपेंड है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड ही नहीं करती है प्रेशर के ऊपर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो हमारी डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पर ऊपर से प्रेशर बढ़ा दें, दाब ज़्यादा लगा दें, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी पास आ जाएंगे, उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर कम कर दिया तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ाओगे उस रेशियो में डेंसिटी बढ़ेगी, जिस रेशियो में प्रेशर घटाओगे उस रेशियो में डेंसिटी घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही पी और रो पर। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमें लिख लेना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो लिख लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, देखो पहला फैक्टर देखा टेम्परेचर, वो रूट ऑफ टी के ऊपर डिपेंड था, उसके अंदर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा डिग्री सेल्सियस वाला। दूसरे नंबर पे प्रेशर का इफेक्ट देखा। तीसरे नंबर पे जो इफेक्ट देख रहे हैं वो अलग अलग मीडियम का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। वेरियस गैसियस मीडियम, इसका मतलब क्या है, कभी हाइड्रोजन, कभी ऑक्सीजन, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, और लेकिन इसका जो दूसरा वर्जन है वो और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। इसके अंदर जो v है ना वो एम डब्ल्यू पे डिपेंड कर रही है, मतलब मॉलिकुलर वेट ज़्यादा या कम तो स्पीड ज़्यादा या कम हो सकती है। अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा कम मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो आपकी डेंसिटी होगी वो मॉलिकुलर वेट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें तो हमारी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट होती है, ठीक है भाई। जितनी डेंसिटी ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल है कम स्पेस में, उतनी ज़्यादा उसका मॉलिकुलर वेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम करें तो हमें बताना है बेसिकली एट एनटीपी डिटरमाइन VH2 डिवाइडेड बाई V हीलियम। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाई हीलियम गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड, इनका रेशियो फाइंड करना है एनटीपी पर। एनटीपी लिख दिया तो इसका मतलब देखो, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब प्रेशर लेना है तो 180 एम, टेम्परेचर लेना है तो आपका 273 केल्विन ले लेंगे, मतलब 300 केल्विन सॉरी। और आपका जो है बाकी तो हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज़ की, मॉलिकुलर वेट हम हाइड्रोजन और हीलियम का निकाल ही लेंगे, ठीक है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो हमें पता होना चाहिए 2 ग्राम होता है या 2 AMU कह लो, और जो हीलियम का होता है वो 4 होता है ना। तो ये हमें अगर नहीं पता है तो लिख लेंगे। हालांकि वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमें ये पता होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या आंसर आएगा, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए गामा अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस है H2 और हीलियम मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक और डाई एटॉमिक दोनों के लिए गामा अलग होगा, ठीक है। गामा का कॉन्सेप्ट केटीजी में ऑलरेडी समझा ही दिया है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो ये तो कट ही जाएगा, मतलब वी आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक तो गामा पर और एक मॉलिकुलर वेट पर। टेम्परेचर की बात करी नहीं गई है क्योंकि एनटीपी पर क्वेश्चन है, मतलब टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब क्या है कि V1 अपॉन V2 किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 मल्टीप्लाई बाई मॉलिकुलर वेट 2 अपॉन मॉलिकुलर वेट 1। अब किसी को भी कुछ ले लो, अगर हम 1 यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए और 2 हीलियम के लिए,
तो हमारा जो हाइड्रोजन ऊपर ले लेते हैं और हीलियम नीचे ले लेते हैं, या फिर क्या पूछा था, हाँ सही यही पूछा था। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो गामा हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, डाइएटॉमिक गैसेस के लिए गामा होगा 7/5, जबकि मोनोटॉमिक के लिए कितना होगा 5/3। मॉलिकुलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन के लिए, सॉरी हीलियम के लिए, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो मॉलिकुलर वेट 2 के लिए, मतलब हीलियम के लिए कितना होगा 4, और हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 2। तो आंसर कितना, तो यहाँ से अगर हम काटाकूटी करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये 25, ये 21, ये 2 बार गया, यानी कि रूट 45 और नीचे रूट 25 आएगा, उसकी जगह 5 लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा रूट 45 डिवाइडेड बाई 5 रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन था वो एवरेज भी नहीं था, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर ही था, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन और सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। पहली बात तो गामा, मतलब साउंड में गामा का जो है रिलेशन पूछ लिया, मतलब केटीजी पूरा क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, दूसरी चीज़ एटॉमिक मासेस क्लियर होने चाहिए थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर ली गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स, केटीजी के कॉन्सेप्ट्स, और आपका वेव मोशन का तो है ही है। ठीक है, तो इसलिए ये एवरेज से थोड़ा ऊपर ही था, कम नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है ऑक्सीजन गैसियस मीडियम में टू द मिक्सचर ऑफ O2 एंड H2 इन मिक्सचर वॉल्यूम रेशियो। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, आपको VO2 डिवाइडेड बाई V मिक्स फाइंड करना है। अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, इसमें कौन कौन सी गैसेस मिक्स करी हैं, इसमें मिक्स करी हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और किस रेशियो में मिक्स करी हैं, 1:4 रेशियो में। तो अब हमें मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कठिन टाइप का हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो वो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की स्पीड डिवाइडेड बाई V मिक्स हमें फाइंड करना है। O2 एंड H2 का रेशियो है मिक्सचर में 1:4, यानी कि अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जो मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट होता है उसको निकालने का तरीका है मॉलिकुलर वेट, अगर आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा सा वो वाला टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, उसमें आपको N1V1 इक्वल टू N2V2 या फिर N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV, मतलब नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, वो सब बताया गया होगा। तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, मतलब जिस रेशियो में इनको मिलाया गया है। तो V1 V2 की वैल्यू 1 और 4 है, और ये आपका कितना है M1 V1 M2 V2। तो आई होप ट्राई कर रहे होंगे। तो एम एक्स क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मॉलिकुलर वेट तो हमें पता होना जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला कौन है, ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम जानते हैं कि मॉलिकुलर वेट होता है 32 है ना ग्राम, और V1 मतलब जो मिक्सचर मिलाया गया है उसमें जिस रेशियो में, और हाइड्रोजन के लिए 2 लिख दिया हमने, और V1 मतलब 1+4। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, इसको देखें 5 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 40, तो आंसर आएगा हमारा 8 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली इसका मॉलिकुलर वेट आ चुका है। तो हमें पता है कि जो V है वो डिपेंड किस पे करता है, गामा, अगर क्योंकि दोनों ही आपके कैसे हैं, दोनों ही आपके सेम है देखा जाए तो। ठीक है, तो गामा तो सेम रहेगा, मतलब आपका सिर्फ मॉलिकुलर वेट पे डिपेंडेंसी है। ठीक है ना, तो VO2 है ना, V मिक्स, ये स्पीड के लिए, वॉल्यूम के लिए नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट किसका आएगा, क्योंकि मॉलिकुलर वेट अपॉन में रहता है तो पहले मिक्सचर का आएगा, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन, बस हो गया। मिक्सचर का कितना आया है 8 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है 32, तो आंसर कितना 1/2। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है ऑक्सीजन एंड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है 1/2। तो ये भी थोड़ा सा एवरेज से ऊपर क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो हमें हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पर। अभी तक हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड पर फोकस कर रहे थे, अब देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन ट्रांसवर्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लोचा है, ट्रांसफर जो सिस्टम होते हैं उसके लिए मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है पहले 2 लेक्चर में, वेव मोशन के में। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इस तरीके का एक सिस्टम है, स्ट्रिंग में हमेशा ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में ही प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो यहाँ पर मान लो ये आपकी इस तरीके से सिस्टम है, ये टेंशन हो गया, ये हमारी इस तरीके से पुली है जो ऐसे अटैच्ड है आपकी, और आपका ये कोई मास है जिसका मान लो कोई मास है m और ये लटका हुआ है, तो आपका नीचे की तरफ mg हो जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो टेंशन है वो mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें जो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड का वो कितना होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो फॉर्मूला आता है स्पीड का वो आता है अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब यहाँ पर ये स्मॉल m की महिमा को हमें समझना होगा, क्योंकि ये ही सारा खेल यहाँ पे क्रिएट करेगा, नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जो m है वो होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, ये आपका मास नहीं है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लीनियर मास डेंसिटी है ये, और इसका मतलब होता है m वायर, मतलब मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर जो है लीनियर मास डेंसिटी को जब सॉल्व करके लाते हैं तो हमारा कुछ और एक नया फॉर्मूला बन के आता है, और वो क्या बन के आता है, v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, ये तो हमें पता ही चल गया, ठीक है। तो स्मॉल m क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वगैरह करते हैं, तो वहाँ से जब हमें फॉर्मूला इसका मिलता है डेंसिटी की रेस्पेक्ट में, वो ऐसा मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी r फॉर रेडियस है और d फॉर आपकी डेंसिटी है, ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो अब यहाँ पर फिर से वैसे ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे इफेक्ट के, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला फैक्टर के पूछे जाएंगे, मतलब ऐसे फैक्टर जिस पर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड करेगी। जैसे पहला इफेक्ट ऑफ टेंशन, हमारी जो वेलोसिटी ऑफ जो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है वो टेंशन पे ऐसे डिपेंड करेगी, देखो फॉर्मूले से देख सकते हैं, अगर m सेम है तो, ठीक है। अच्छा, हमसे ग्राफ पूछा जाए तो कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इधर वेलोसिटी लें, इधर टेंशन लें, टेंशन न्यूटन में लेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो ग्राफ बनेगा पैराबोला, क्योंकि ऐसा रिलेशन पैराबोला का ही होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेंशन हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके का है, यहाँ पर हमने एक 6 kg का बॉक्स लिया और यहाँ पर हमने 2 kg का एक बॉक्स लिया। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपका ऊपर A है, इधर B है, ठीक है, इधर C है और इधर D है, तो आपसे पूछा गया कि VAB डिवाइडेड बाई VCD क्या होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग AB एंड स्ट्रिंग CD, उनका रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, टेंशन की मदद। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस AB के अंदर हमारी क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T होता है, तो हमें करना क्या था, बस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना था। तो AB हिस्से में टेंशन कितनी है, इस वाले हिस्से में अगर हम देखें तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा, है ना, mg के हिसाब से। तो टोटल टेंशन आपकी 80 है, डिवाइडेड बाई CD वाले हिस्से में कितनी है, सिर्फ ये मास लटका हुआ है, मतलब 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। ये रस्सी का पार्ट A B, मतलब मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को पूछने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, ये ध्यान रखना बैलेंस कंडीशन में है सब कुछ, ठीक है, मूव कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो ये बताना है और दूसरा बताना है ये, मतलब velocity of sound transverse mechanical wave in string AB and velocity of transverse mechanical wave in string CD, यानी कि ये वाली AB और GH यानी कि ये वाली, ठीक है। इन मासेस को आप एक ही मास ले लेंगे, बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो एक ही मास ले लो, ठीक है, मतलब दोनों के मास सेम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेना, VAD VGH। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर आएगा AB में, ये टेंशन पे डिपेंड करेगा। तो AB में टेंशन कितनी है, अगर मान लो इसमें टेंशन T है तो इसमें कितनी हो जाएगी, T का आधा हो जाएगी, है ना।
और इसमें भी टी का आधा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि t/2 डिवाइडेड बाई सी डी में कितनी है, सी डी में हमारी जो है वो t है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। अच्छा, अब ए बी में तो हमारी इतनी ही है, जी एच में कितनी है, जी एच में है टी के बराबर, तो फिर से उतना ही। अच्छा, ए डी में, पूरी ए डी में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारी टेंशन टी है और जी एच में टेंशन टी है, तो यहाँ पर 1:1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले, काफ़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक यूनिफॉर्म रोप, ठीक है, एक रस्सी है यूनिफॉर्म रोप जिसका मास है आपका 0.1 kg, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है 2.45 मीटर, ठीक है। यह आपने एक सीलिंग से हैंग कर रखी है, ठीक है, और ये सीलिंग से हैंग कर रखी है और यहाँ पर इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो मास है वो कैपिटल M है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अ पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड, ठीक है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, लोअर एंड से 0.5 मीटर ऊपर आप पहुंच चुके हो, तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लोअर एंड से जब आप 0.5 मीटर ऊपर पहुंच जाओगे तो उस केस पर, उस जगह पर आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड फाइंड करनी है। सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो हमें इस पॉइंट तक की टेंशन फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, √T/m, ठीक है। m मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखें और क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमारा जो वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें x वाली डिस्टेंस पर निकालनी है तो कितना हो जाएगा, टेंशन एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जानते हैं लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, ठीक है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखो, टेंशन तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, इसका जो वेट होगा ना वही टेंशन होगी, मतलब इस वाले पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, इसका जो वेट होगा इतने हिस्से का मल्टीप्लाई बाई जी, तो जो टेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mx मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी रॉड की कितनी होगी, रस्सी की कितनी होगी, इसका मास डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ, ठीक है। अब हमें कैसे भी फाइंड करना है कि भाई इतने हिस्से का मास कितना होगा, तो कैसे फाइंड करें, वही अपने पुराने पैतरे, क्या कि अगर पूरी रॉड का मास m है ना, तो यूनिट हिस्से का m/L, तो कितना हिस्सा, x हिस्सा, ठीक है, उसका m/L इंटू x, ठीक है, पता चल गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे mx की, ठीक है। तो mx की जगह पर यहाँ से इसको हटा देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू में क्या पुट करेंगे, m/L इंटू x, ठीक है, m/L ये सब कट गया, तो हमारा जो वेलोसिटी बची वो कितनी बची, वो बची इस किसी भी पॉइंट x पर √gx। तो आज से आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखना है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। किसी भी रस्सी में ट्रांसवर्स स्पीड पूछी जाए किसी भी पॉइंट पर, तो सीधे लगाना है √gx, ठीक है। इसको लिख लें अच्छे से। तो यहाँ पर x का मतलब क्या है, लोअर एंड से, या मतलब ऑब्वियसली बात है लोअर एंड से सॉल्व कर रहे हो, तो लोअर एंड से कोई भी पॉइंट जो जहाँ पर आपको पूछा है, यहाँ पर 0.5 है तो रख दो, कितना आ जाएगा, जो स्पीड आएगी 0.5 वाले पॉइंट पर वो आएगी √gx, मतलब 10 इंटू x मतलब 0.5, तो मतलब ये कितना आ गया, √5। √5 का मतलब कितना, 2 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, लगभग 2.2 कुछ आ जाएगा, है ना, इतने मीटर पर सेकेंड। तो ये था इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 क्या है, तो यहाँ पर आपसे टाइम और पूछा गया है, मतलब आपको यहाँ पर स्पीड के साथ साथ ना टाइम और पूछा है। क्या क्या किसका टाइम पूछा है, आपको फाइंड करना है कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है ना, वो रस्सी की पूरी लंबाई को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगी, ये आपसे पूछा है। तो यू हैव टू फाइंड कि जो हमारी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है वो नीचे से ऊपर तक जाने में पूरी रस्सी को, मतलब L लेंथ की पूरी रस्सी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगी, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, पूरी रॉड की लेंथ, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है,
नीचे से ऊपर तक का एवरेज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, तो इसलिए एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर पॉइंट पर सेम होती तो अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अंडर रूट जी एक्स है, मतलब एक्स के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि हर पॉइंट पर अलग है, तो इसका मतलब एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज होगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ध्यान रखें। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या है, टाइम पीरियड होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन यानी कि लेंथ अपॉन वी एवरेज, ठीक है। लेंथ कितनी है रॉड की जो लेंथ है वो 2.45 है, वी एवरेज निकालना पड़ेगा। वी एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल स्पीड अगर हम देखें नीचे वाले एंड पर मान लो, फाइनल स्पीड ऊपर वाले एंड पर मान लो, डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल स्पीड का फॉर्मूला क्या पड़ा अभी भी, अंडर रूट जी एक्स। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी सबसे लोअर पॉइंट पर, और फाइनल पॉइंट पर कितनी होगी, एल के बराबर, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट जी एल डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो इसको वहीं रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया अंडर रूट जी एल डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना, 2.45 मल्टीप्लाई बाई 2, अंडर रूट 10 इंटू 2.45। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये 24.5 हो गया, लगभग 5 से थोड़ा कम, और ऊपर हमारा लगभग 5, तो लगभग आपका 1 से थोड़ा सा कम आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो लगभग 1 सेकंड के आसपास आप देख लेंगे आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वेव मोशन का 50% पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम बचा हुआ 50% कवर करेंगे, जो आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होगा, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव, और आपका डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। उसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर करी हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था अगर आप मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अगले वाले टॉपिक में इतनी गलतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वो यूनिक टॉपिक है वेव का, क्योंकि वो वेव के अंदर ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ आपका ऐसा टॉपिक था जो एसएचएम में भी रिपीट हो रहा था, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, तो मैंने ये सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। अब उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी चाहिए आप लोगों को, कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में, अगली क्लास में, और देखते हैं कि आपका उसमें क्या क्या कवर क्या होगा, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप उसमें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और नाइट।